पुलिस व्यवस्था है ये स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों के अधीन है, और कानून 1861 वाला चल रहा है। 1861 वाले अंग्रेजों के एक्ट के कारण पुलिस जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पे नाचती है। इसलिए पूरे देश में पुलिस का बिहेवियर एक समान नहीं है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। यूपी में भी 2017 के पहले जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा लेती थी, आजकल आतंकवादियों का घर गिरा देती। क्यों? क्योंकि हमने आज तक वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं बनाया। हमने 1861 का अंग्रेजों का कानून नहीं बदला। तो नतीजा वही है, पुलिस में आपको केरल की पुलिस अलग बिहेवियर करेगी, बंगाल की पुलिस अलग बिहेवियर करेगी, यूपी की पुलिस अलग बिहेवियर करेगी। जबकि जो पुलिस को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला किस लिए मिल रहा है? अपराध को रोकने के लिए। लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं काम कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि बंगाल की पुलिस की जो वेतन भत्ता आ रहा है केवल बंगाल के लोग दे रहे हैं, नहीं। बंगाल के पुलिस की सैलरी भी पूरे भारत के लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो सब लोग दे रहे हैं, हिस्सा सबका बराबर बढ़ता है। यानी हरियाणा के लोग जो जीएसटी दे रहे हैं उसका कुछ भाग बंगाल पहुंच रहा है, इनकम टैक्स जो वहां दे रहे हैं उसका हिस्सा भी इधर पहुंच रहा है, और जब यहां पहुंच रहा है, लेकिन यहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती। भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है, यही समस्याओं का मूल कारण है। अगर हम भारत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भारत के नियम कानूनों को भारतीय संस्कार के अनुसार, भारतीय विचार के अनुसार बदलना पड़ेगा। भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र, अपना तंत्र अभी तक नहीं आया। भारत में गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन भारत स्वतंत्र, अपना तंत्र हम विकसित नहीं कर पाए। भारत इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन भारत सोवरिन नहीं है। सोवरिन का मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब सब कुछ हमारा होना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक घटना देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, रामदेव बाबा का और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। कुछ लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि रामदेव जी ने कुछ गलत किया इसलिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। यह 1954 का कानून है। यह कानून यह कहता है कि अंधापन, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तुतलाना, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, मिर्गी, बुखार, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, टीबी, ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ध्यान से समझिए, कानून बनाया नेहरू जी ने 1954 में। बनाया कैसे? क्यों? उस समय के जो लॉबिस्ट थे उनके दबाव में। क्यों बनाया यह कानून? क्योंकि जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया है, इनका परमानेंट क्योर चरक जी ने तो बताया है, सुश्रुत जी ने तो बताया है, आचार्य माधवकर ने बताया, आचार्य भाव प्रकाश ने बताया, वाग्भट जी ने बताया है, पतंजलि ने बताया। लेकिन मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज एलोपैथ में नहीं था उस समय। तो उस समय की कंपनियों ने बोला एक काम करो, कानून बना दो और इन बीमारियों का प्रचार करने को अपराध बना दो। तो 1954 में कानून बन गया। 1954 का कानून कहता है कि इन बीमारियों का प्रचार करेंगे नहीं। रामदेव जी प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट इलाज कर रहे हैं, वो मोटापा भी घटा रहे हैं, डायबिटीज भी ठीक कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें इस पे लिखा हुआ आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाएंगे, वो कर रहे हैं। तो सवाल ये गड़बड़ कौन? क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया रामदेव जी को फटकार लगा के? नहीं, क्योंकि कानून में तो लिखा हुआ है इन 54 बीमारियों का प्रचार करोगे नहीं। क्या रामदेव जी ने गलत किया अपना प्रचार करके? नहीं, क्योंकि रामदेव जी के पास एविडेंस है। 1 करोड़ लोगों को ठीक कर चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं वो बता रहे हैं जी मेरा घुटना ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ।
तीसरी पार्टी कौन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्या उसने गलत किया? उसने भी नहीं गलत किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है 54 बीमारियों का अगर आप प्रचार करोगे तो आपके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए। तो आप अगर टेक्निकली देखें, न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत है, न रामदेव गलत है, न सुप्रीम कोर्ट गलत है। गलत कौन है? गलत कौन है? ये कानून। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत, कुछ लोगों को लगता है आईएमए गलत, कुछ लोगों को लगता है रामदेव जी गलत। इसलिए मैं कहता हूं, जिन बीमारियों का इलाज हमारे यहां है, कम से कम उनका प्रचार प्रसार करने की छूट तो मिलनी चाहिए ना भैया, मिलनी चाहिए कि नहीं? हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसलिए गलत है कि रामदेव जी इन बीमारियों का इलाज करने की बात करते हैं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन पंजाब में इन्हीं बीमारियों का इलाज करने का वादा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप वीडियो देख लीजिए, आपको यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, झारखंड में हर जगह जो धर्मांतरण हो रहा है, कोई कह रहा है कैंसर ठीक कर दूंगा, कन्वर्ट हो जाओ, कैंसर ठीक हो जाए, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, बाचपन ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, नपुंसकता ठीक हो जाएगी, कोई कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, ये भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वास्तव में अगर इस कानून को इंप्लीमेंट कराना चाह रहा था तो जो मिशनरियां कन्वर्ट करा रही हैं झूठे वादे करके, उनके खिलाफ भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जाना चाहिए। लेकिन वो केवल गया बाबा रामदेव के खिलाफ, उसने इतनी गलती किया। कायदे से अगर उसको वास्तव में इस कानून को इंप्लीमेंट कराना था, सबके खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन सबके खिलाफ नहीं गया। आज तक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, 1860 वाला कानून चल रहा है, इसके अंतर्गत सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन होता है। सोसाइटियां फ्रॉड कर रही हैं, दुनिया भर की फर्जी सोसाइटियां बन जाती हैं। आज तक किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या फर्जी सोसाइटी बनाने वालों की? जोर से बोलिए। किसी फर्जी सोसाइटी बनाने वाले की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी फर्जी सोसाइटी बनाने वालों को 10-20 साल सजा हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 1860 का कानून चल रहा है, ये घटिया, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रोज नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा रहे हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वालों को सजा मिली क्या? घटिया कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ने वालों को नागरिकता खत्म हुई क्या? आजीवन कारावास हुआ क्या? नागरिक कुछ और प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? क्यों? क्योंकि 1872 वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये दिख रहा होगा आपको, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। भारत में इतने जासूस पकड़े गए जो भारत की जासूसी करते हैं आज तक। अच्छा, जासूसी लोग करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं या पैसे के लिए करते हैं? जरा जोर से बोलिए। पैसे के लिए। तो जो लोग जासूसी करते हैं उसमें किसी की आजकल 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। क्योंकि ये 1923 का कानून चल रहा था, ये अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया था, भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया था, जासूसों को दंड देने के लिए नहीं बनाया था। जिसको मन करते थे उसको जासूस डिक्लेयर कर देते थे, जिसको मन करते थे गद्दार डिक्लेयर कर देते थे। ये कानून आज भी चल रहा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। नकली दवाइयों के कारण कितने लोग मर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं, कैंसर की। सोचिए जरा, अगर वो पकड़ में नहीं जाती तो कितने लोग तो कैंसर वाले मर चुके होते। सिंगापुर में, अमेरिका में, बाकी जगह एक नियम है कि जो अपराध, सज्जन जी, पैसे के लिए किया जाता है, उस अपराध में 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो भारत में 80% अपराध पैसे के लिए किए जाते हैं। घूसखोरी पैसे के लिए, जमाखोरी पैसे के लिए, मिलावटखोरी पैसे के लिए, कालाबाजारी पैसे के लिए, नशा तस्करी पैसे के लिए, मानव तस्करी पैसे के लिए, सोना तस्करी पैसे के लिए, चंदन तस्करी पैसे के लिए, धर्मांतरण पैसे के लिए, घुसपैठ पैसे के लिए, फर्जी आधार कार्ड बनवाएंगे पैसे के लिए, फर्जी डोमिसाइल बनवाएंगे पैसे के लिए, घुसपैठियों की मदद करने के लिए पैसे के लिए, जासूसी करते हैं पैसे के लिए, गद्दारी करते हैं पैसे के लिए, देशद्रोह करते हैं पैसे के लिए, अलगाववाद फैलाते हैं पैसे के लिए, माओवाद फैलाते हैं पैसे के लिए, नक्सलवाद फैलाते हैं पैसे के लिए। 80% अपराध किसके लिए होता है? आज तक ये अपराध करने वालों में किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ। ड्रग, नकली दवा बेचने वालों को भी आज तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि 1940 का कानून चल रहा है। फॉरेनर एक्ट
ये कानून भारत में जो लोग अवैध रूप से आते हैं उनके लिए बना हुआ है। कानून है 1946 का। वैसे किताब की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था, लेकिन हमने कहा थोड़ा वीडियो बनेगा तो लोग देखते भी जाएंगे, थोड़ा ज्यादा लोगों के एविडेंस साथ ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 1946 का बना हुआ कानून चल रहा है भारत में। किस काम के लिए? कि भारत में लोग अवैध रूप से ना आ पाए। क्या क्या बना लिया? अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, परमाणु बम बना लिया, क्या क्या बना लिया। और भारत में अंदर अवैध रूप से आने वालों के लिए कानून कौन सा चल रहा है? 1900। अच्छा, भारत में इतने लोग अवैध रूप से आ गए, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी को 20-50 साल सजा हुई क्या? जो लोग अवैध रूप से आते हैं, अपने नहीं आते, उनकी कोई मदद करता है। कोई उनका आधार बनाता, कोई राशन कार्ड बनाता, कोई वोटर आईडी बनाता, कोई उनका पासपोर्ट बनाता है। जितने लोग उनकी मदद करते, उसमें किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? क्योंकि 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है। खाने में मिलावटखोरी, दूध में मिलावटखोरी, मिठाई में मिलावटखोरी, फल में मिलावटखोरी, सब्जी में मिलावटखोरी। किसी मिलावटखोर की नागरिकता गई? जोर से बोलिए जरा। किसी मिलावटखोर का आजीवन कारावास हुआ, 10-20 साल सजा हुई, क्योंकि यह कानून 1954 के चल रहा है, मिलावटखोरी वाला। सिटीजनशिप एक्ट। भारत में इतने देश विरोधी गतिविधियां हो गई, गद्दारी हुई, जासूसी हुई, मक्कारी हुई, माओवाद हुआ, नक्सलवाद हुआ, सब कुछ हो गया। किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? आपने फांसी होते हुए तो सुना होगा 10 साल में एक बार। एक बार वो याकूब मेनन को हो गई थी, उसके बाद शायद एक आध को और किसी को हुई, अफजल गुरु को हो गई, उसके बाद आपने फांसी भी नहीं सुना होगा। चलो, फांसी की घटना आप 10 साल में एक बार सुनते होंगे। नागरिकता खत्म होने की घटना आपने सुना क्या? यह 1955 का कानून है। यह कानून कहता है नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता कैसे जाएगी, जो नागरिकता, लेकिन ये मिलती तो सबको जा रही है, आज तक गई किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि 1955 का कानून चल रहा है। नकली पासपोर्ट की घटनाएं आप खूब सुनते होंगे। फर्जी पासपोर्ट बनवा के घूम रहे। फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों और फर्जी पासपोर्ट बनवाने वालों में किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ, किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? क्योंकि ये 1967 का कानून चल रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज, 1967 का कानून चल रहा है। भारत में अलगाववाद फैलाने वालों की न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुई। प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, यह कानून कहता है कि भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडे का जो अपमान करेगा उसको सजा मिलेगी 3 साल की। पिछले 75 साल में बताइए, इतनी बार लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया, इतनी बार जनगण मन का अपमान किया, इतनी बार भारत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, किसी को 3 साल सजा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं हुई। यह 1971 का कानून है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। भारत में जो घुसपैठ होती है कैसे होती है? 2000 रुपए दे के बॉर्डर से अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। जब आधार बन जाता है दलाल को पकड़ते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट होता है फिर किसी दलाल को पकड़ते हैं, तहसील से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर 2-3 हजार रुपए आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, और तब तक इलेक्शन आता है, वोटर आईडी अपडेट होती रहती है, 5 डॉक्यूमेंट होता ही है, बैंक में खाता खोलता ही है, खाते में अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। और उसके बाद आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से मुफ्त राशन भी लेते हैं, मुफ्त मकान भी लेते हैं, दुकान भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, वजीफा भी लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, सारी योजनाएं लेते हैं। भारत और भारत की संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।
दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने, उनकी नागरिकता खत्म करने और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून कई देशों में। आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर में भी फांसी होती है, चीन में भी फांसी होती है, जापान में भी फांसी होती है। भारत में आज तक घूस लेने वाले किसी लेखपाल को आजीवन कारावास हुआ? जोर से बोलिए जरा। घूस लेने वाले किसी थानेदार हवलदार को सजा हुई? घूस लेने वाले किसी पेशकार तहसीलदार को आजीवन कारावास फांसी हुआ? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? ये 1988 कानून है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि भारत में कानून का राज है, कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो सजा होगी नहीं, सीधी सी बात है। अब ये बताइए, इन कानूनों को बदलने की कोई लागत है क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई लागत आती है? हर चीज बनाने की लागत होती है। सड़क बनाने की लागत होती है, हाईवे बनाने की लागत होती है, स्कूल बनाने की लागत होती है, कॉलेज बनाने की लागत होती है। एकल विद्यालय आप चला रहे हैं, उसमें 250-300 करोड़ रुपए साल की आपकी लागत आती है। भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाने की कोई लागत है क्या? नहीं। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हमने कभी यह सोचा ही नहीं है कि कानून को बदलना इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने इंजीनियरिंग के अनुभव से कह रहा हूं, वकालत तो मैंने बाद में किया। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। और हमारे पास इतने रिटायर्ड जज हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, कि हम 5 साल के अंदर भारत के प्रत्येक कानून का विश्व का सर्वोत्तम कानून बना सकते। अब घटिया कानून का दुष्परिणाम आप समझिए। दिल्ली में एक व्यक्ति इस समय जेल में है कि नहीं है, जो अपने आप को भारत का सबसे ईमानदार व्यक्ति कहता है। उसकी पत्नी डेली आती है, टीवी के सामने कहती हैं कि भाई साहब ने ये संदेश दिया है। जेल में संपर्क नहीं हो रहा है, चिट्ठी वहां से इश्यू नहीं हो सकती है, फिर भी कह रहे हैं रिटर्न ऑर्डर दिया है ये चिट्ठी का। देखा होगा आप लोगों ने टीवी पे। जानते हैं ये सब क्यों होता है? या दूसरा, एक और जो नेता विपक्ष है, फलाने चोर है, फलाने चोर है, फलाने बिजनेसमैन चोर, फलाने बिजनेसमैन चोर, ये भी चोर, वो भी चोर। उन्होंने इतने बड़े बिजनेसमैन को चोर बता दिया। बोला ना, अंबानी चोर है, अदानी चोर है, बोला। आज तक उनको सजा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक मुझे भारत में किसी झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सजा हुई हो, बताइए जरा। क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना। अब यह कानून कैसे बना? 1860 में अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड बनाया था। और झूठ कौन बोलता था? अंग्रेज। उनके वायसराय झूठ बोलते थे, उनका पूरा सिस्टम झूठ बोलता था। भाई, भारत के लोग तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे ना, हमको आजाद करो, हमको आजाद करो, हमको आजाद करो। झूठ कौन बोलता था? अंग्रेज। तो उन्होंने कानून बनाया कि झूठ बोलना अपराध होगा ही नहीं। जैसे उस समय गाड़ी केवल अंग्रेजों के पास होती थी, तो उन्होंने कानून बनाया कि बाकी सारे अपराध में तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा जमानत कराने। अगर आपने गाड़ी से किसी का मर्डर भी कर दिया तो आपको थाने से ही जमानत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी भी उनकी थी, थानेदार भी उनका था, तो कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। वहीं थाने में बैठे बैठे आपने एक्सीडेंट किया, वहीं से बेल मिल जाएगी। सफेद पोस्ट सफेद झूठ बोल रहे हैं। और आज तक किसी सफेद पोस्ट को सफेद झूठ बोलने के कारण सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। अमेरिका में एक आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया। उसने तुरंत एडमिट कर लिया कि हां, उसने झूठ बोला है, क्योंकि वहां झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है।
एक व्यक्ति शर्ट चुराता है, तुरंत बोलता है जी हमने शर्ट चुराया। क्यों? क्योंकि शर्ट चुराने की सजा 5 साल की, झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल की। अगर वो एडमिट कर लेगा तो 5 साल में जेल में रहेगा, और कह देगा मैंने शर्ट नहीं चुराया तो 25 साल जेल में रहेगा। तो क्या करेगा वो? एडमिट कर लेगा। आप लोग गूगल करना, एक व्यक्ति को अभी 25 साल सजा हुई अमेरिका में शर्ट चुराने के कारण। क्यों? कि उसने शर्ट चुराया, झूठ बोल दिया, इसलिए 25 साल सजा हुई। अगर ये सही सही कह देता हमने शर्ट चुराया तो 5 साल में छूट जाता। इतने साइबर फ्रॉड भारत में बढ़े हुए हैं। एसएमएस भेज भेज के लोगों का अकाउंट हैक किया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनवांटेड एसएमएस आ रहे हैं कि नहीं? अनवांटेड फोन कॉल आ रहे हैं कि नहीं? लोगों को एसएमएस डाल के कि यहां लिंक, यहां क्लिक मार दो तुम्हारा कुरियर आएगा, यहां क्लिक मार दो तुम्हारा ये आ जाएगा, और जैसे क्लिक किया आपका खाता खाली। किसी साइबर फ्रॉड करने वाले को 10-20 साल सजा हुई क्या? हुई? नागरिकता खत्म हुई? आजीवन कारावास, फांसी हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सन 2000 वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट चल रहा है, आज तक इसको बदला नहीं गया। मनी लॉन्ड्रिंग 2002। मेरा यह कहना है कि भारत के कानूनों में बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए ही नेता भी सब सफेद पोश बोल रहे हैं, झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि झूठ बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के जाति के आधार पे बांट रहे हैं, झूठ बोल के भाषा के आधार पे बांट रहे हैं, झूठ बोल के क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं। एक नेता को हर इलेक्शन के पहले चोट लगती है, क्योंकि उसको भी पता है हमारा कोई नार्को टेस्ट तो होगा नहीं, कोई पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तो होगा नहीं, तो कह दिया चोट लगी तो चोट लग गई, बस मानो आप। जो लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं मान लेते हैं हाँ चोट लगी, जो नहीं मानते करे झूठ बोल रही है। लेकिन कुछ होता तो नहीं है ना, नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत यह मत है कि सबसे पहले भारत में रिफॉर्म की जरूरत है, कानूनों में बदलाव की जरूरत है, भारत के प्रत्येक कानून को रिव्यू करने की जरूरत है। और केवल अंग्रेजी कानूनों को नहीं, बल्कि आजादी के बाद भी बहुत सारे कानून बनाए गए भारत को बांटने के लिए, भारत को लूटने के लिए, भारत को डिवाइड करने के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 25-30 साल पहले हिंदू और बौद्ध का झगड़ा नहीं होता, आपने कभी सुना नहीं होगा हिंदू बौद्ध का झगड़ा हो रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे आपस में झगड़ा बढ़ रहा है। इस झगड़े की जड़ है 1992 में कांग्रेस द्वारा बनाया गया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। जितनी समस्याएं हैं आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो कानून है नहीं, या तो कानून उल्टा बनाया गया। भारत के संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख होता है। 1992 में कानून बनाया गया और कानून बना के कहा गया कि हिंदू अलग हो गए, जैन, बौद्ध और सिख अलग हो गए और उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया। फिर माइनॉरिटी कमीशन शुरू हुआ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री शुरू हो गई। फिर अलग अलग नियम बना दिए कि अगर हिंदू बन के आप फैक्ट्री खोलोगे तो आपके लिए ये टर्म्स कंडीशन है, आप माइनॉरिटी अगर हो फैक्ट्री खोलोगे तो आपके लिए ये टर्म्स कंडीशन। हिंदू हो स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपकी ये फीस होगी, अगर आप माइनॉरिटी हो स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपके लिए ये फीस होगी। फीस भी अलग हो गई, नियम भी अलग हो गए, कानून भी अलग हो गए। तो जो चालाक लोग हैं वो कहते हैं जी मैं तो बौद्ध हूं। क्यों? स्कूल में एडमिशन में छूट मिलेगी, फीस में भी छूट मिलेगी, लोन में भी छूट मिलेगी, अलग से मंत्रालय माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है छूट। लेकिन इस कानून का दुष्परिणाम और भी है। झुग्गी में जो लोग रहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है।
झुग्गी नंबर 2 और 3 में जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं उनके लिए 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी है इस कानून के अंतर्गत, 1992 वाले कानून के अंतर्गत। लेकिन झुग्गी नंबर 1 में जो हिंदू रहता है उसको 1000 रुपए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। साउथ के राज्यों में मैंने जाके देखा, जब इस कानून को चैलेंज करना था उसके पहले मैं उधर समझने गया था कि क्या क्या हो रहा है। तो वो गरीब हिंदू एडमिशन के समय क्या करता है, नाम तो रखता है अनिल कुमार, श्याम कुमार, रामलिंगम, भद्राचलम, जो भी मल्लिकार्जुन, सब नाम रखता है, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन लिखवा देता है। क्यों? क्योंकि उसको भी 1000 रुपए मिलेगा अगर वो क्रिश्चियन हो जाएगा। अगर हिंदू रहेगा तो हर महीने 1000 रुपए नहीं मिलेगा। अब जब वो 1000 रुपए महीने लेने लगता है तो उसके दिमाग में भय भी होता है। गरीब आदमी है, 1000 रुपए महीने आ रहा है, सोच रहा अगर किसी ने शिकायत कर दिया कि ये तो हिंदू है तो मैं तो हो सकता है जेल चला जाऊं, 1000 रुपए जो आ रहा है ये भी बंद हो जाए, तो वो हाथ का रक्षा तोड़ हटा देता है। साउथ में सब तिलक लगाते हैं, लेकिन उस 1000 रुपए के चक्कर में तिलक लगाना छोड़ देता है। होली दिवाली मनाना छोड़ देता है, पोंगल मनाना छोड़ देता है, और उस 1000 रुपए के चक्कर में गले में क्रॉस पहन लेता है। इसको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन। आपके सबके दिए हुए पैसे से, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, जो भी टैक्स, टीडीएस से, वैट से, माइनॉरिटी कमीशन चलता है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलती है, और वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली कन्वर्ट करा रही है। इस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इस माइनॉरिटी कमीशन को, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को। भारत में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत तो पाकिस्तान में है, जहां हिंदू लगातार खत्म हो रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत तो बांग्लादेश में है, जहां वहां के माइनॉरिटी खत्म हो रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत इस्लामिक कंट्रीज में है, जहां सबको इक्वल राइट नहीं है। अरे भारत में तो सबको इक्वल राइट है, फिर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों चाहिए? लेकिन 1992 में कानून चला और ये चल रहा है। कोई भी पेड़ लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके कांटे जब चुभने शुरू होते हैं तो बाद में पता चलता है कि कितनी मुश्किल आ रही है। आप बबूल का पेड़ आज लगा दीजिए, तुरंत उखाड़ना तो आसान होगा, लेकिन 20-25 साल के बाद जब वो मोटा हो जाएगा, उसमें कांटे निकल जाएंगे, फिर उखाड़ना उसको मुश्किल होता है। और घटिया कानून कितना नुकसानदायक होता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको कश्मीर का बताता हूं। जब तक आर्टिकल 370 था, तब तक सरकार किसी की हो, कश्मीर में शांति आई क्या? जोर से बोलिए जरा। और 370 गया, शांति आई कि नहीं? एक धारा, एक आर्टिकल इतना प्रभाव डालता है। भारत में तो पूरे बंडल है, ये देखिए ना, घटिया कानूनों की। हमारे थैले में इतना ही आ सकता था, हमारे थैले में इतना ही आ सकता था, इसलिए मैं इतने लाया, वैसे इतना है। एक दूसरा कानून चल रहा है, वक्फ एक्ट। इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ये जैन समाज का ये भवन है ना, माहेश्वरी समाज जैन समाज का है। अगर वक्फ बोर्ड आके कह दे ये जैन समाज का भवन नहीं है, बल्कि बाबर का घोड़ा यहां घास खाता था पहले, आपको 30 साल लग जाएगा इस भवन को वापस लेने में, 30-40 साल, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। इतना घटिया कानून। अच्छा चलो, ये भवन बनाने वाले तो लोग संपन्न हैं, वकील कर लेंगे, वो आदिवासी क्या करेगा? झबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासी ने अभी कभी अपनी झबुआ की लोकल कोर्ट भी नहीं देखी है। भोपाल तो बहुत छोड़ दीजिए, सारे वक्फ बोर्ड के जो हेडक्वार्टर होते हैं वो राजधानी में होते हैं। यानी मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड का ऑफिस कहां है? भोपाल में। झबुआ 700 किलोमीटर दूर। आदिवासी ने कभी देखा नहीं, वहां वक्फ बोर्ड की नोटिस जाती है, ये तुम्हारा गांव पूरा वक्फ बोर्ड का है।
वो बेचारे आदिवासी परेशान हो जाते हैं, भाई क्यों, कैसे हुआ है, हम तो यहां रह रहे, सदियों से रहते आए। बोले रहते होगे, पहले यहां पे घोड़ा घास खाने आया था। क्या करें, दो ही तरीका है, या तो भोपाल आओ, इस नोटिस का जवाब दो, और या तो कन्वर्ट हो जाओ। या तो भोपाल आओ, या तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है इस वक्फ बोर्ड के जरिए। अमीरों को नोटिस भेज के पैसा वसूलता है, गरीबों को नोटिस भेज के कन्वर्ट कराता है। मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ 600 किलोमीटर दूर है। चलो, आपकी जमीन पे नोटिस आएगा तो आप तो लड़ोगे, आपके बगल वाले पार्क पे अगर वक्फ बोर्ड नोटिस भेजेगा तो आप लड़ोगे क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके बगल में जो ऊसर जमीन है, जो बंजर जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो सार्वजनिक स्थान है, उसको वक्फ बोर्ड कह देगा ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, आप लड़ोगे क्या? नहीं। 12 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा कर चुका है वक्फ बोर्ड, 12 लाख एकड़। दुनिया के कई देशों का क्षेत्रफल 12 लाख एकड़ नहीं है जितना भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। यह है घटिया कानून। इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, लेकिन कोर्ट में जो चलेगा चलेगा, लेकिन समाज को ऐसे कानूनों के खिलाफ उठना चाहिए। मैंने पहले कहा था, सांसद विधायक बनते हैं केवल और केवल अच्छा कानून बनाने के लिए, देश के लिए अच्छा कानून बनाने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने यह कानून बनाया है, उन्होंने देश के लिए अच्छा किया, बुरा किया? देश के साथ गद्दारी किया कि नहीं? अपनी ड्यूटी के साथ उन्होंने इंसाफ किया क्या? वो क्या उनको इसी काम के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है? नहीं। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नाम पूजा स्थल कानून। ऐसे लगता है पूजा स्थल के रखरखाव के लिए बनाया गया। और यह कानून कहता है अयोध्या के अलावा किसी मठ मंदिर का मैटर कोर्ट में चलेगा ही नहीं। इसका मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जितने गलत काम किए वो सारा ये लीगलाइज कर देता है। क्या भारत की संसद बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनी है क्या? भारत की संसद है भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय नियम कानून को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, न कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के गलत कामों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ क्योंकि समाज को इसके प्रति ज्यादा जागरूकता नहीं थी, नियम कानूनों को हमने इस पर ज्यादा सोचा नहीं, ध्यान दिया नहीं। नतीजा हुआ एक के बाद एक घटिया कानून बनते चले गए और बढ़ते चले गए। अब समय आ गया है कि भारत में सभी युवा, खास तौर पे एकल परिवार से जुड़े हुए, चूंकि मैं आज एकल परिवार के लोगों के बीच में हूं, एकल के सभी युवा राष्ट्र हित में, समाज के हित में, सनातन संस्कृति के हित में ऐसे नियम कानूनों के खिलाफ भी आवाज उठाएं। तरीका एक ही है, बीमारी जहां शुरू हुई है, बीमारी खत्म वहीं से हो। बीमारी जहां शुरू हुई है वहीं से खत्म हुई, तो उसके खिलाफ आवाज कैसे उठा सकते हैं? एक बहुत बढ़िया तरीका यह हो सकता है, आप सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित के लिए करिए। एकल परिवार पूरे देश में है। आज की डेट में भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। अगर सभी एकल परिवार के लोग फेसबुक पे प्रतिदिन कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें लिखना शुरू कर दें, तो पूरे देश में क्रांति आ जाएगी। अगर एकल परिवार से जुड़े हुए सभी लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें, तो एकल परिवार कितना बड़ा हो जाएगा, आप खुद भी कल्पना कर सकते हैं। अगर सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें, जो आपको है बना सकते हैं, तो एकल परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। और जब बड़ा हो गया, वहां पे राष्ट्रहित में क्या होना चाहिए और क्या गलत है, इसको लिखना शुरू करें, तो जागरण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भारत में जो भी समस्या है उसको ठीक करने के लिए एक समाज को आगे आना होगा, एक शासन को। समाज के लिए एकल अभियान, एकल परिवार के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत, मतलब मुझे तो ऐसे दूसरा कोई संगठन दिखता ही नहीं। आपने लाखों लोगों को
देश विरोधी गतिविधियों में जाने से बचा लिया। आपने लाखों युवाओं को कन्वर्ट होने से बचा लिया। आज जहां पे एकल विद्यालय है, अगर वो एकल नहीं होता तो यह भी हो सकता है उसमें बहुत सारे युवा ड्रग स्मगलर बन जाते, हो सकता है बहुत सारे माओवादियों के संपर्क में आ जाते, नक्सलियों के संपर्क में आ जाते, अलगाववादियों के संपर्क में आ जाते, हो सकता है भारत माता के खिलाफ हथियार उठा लेते। तो आपका ये वाला जो समाज निर्माण का काम है वो तो मतलब उसका तो कोई तोड़ नहीं, बहुत फैंटास्टिक काम। लेकिन आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एकल परिवार के लोग सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाएं और क्या गलत है और क्या होना चाहिए इसको लिखना शुरू करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो डिमांड होता है वो सप्लाई होती है। बहुत सीधी सी बात है, जो डिमांड होता है वो सप्लाई होती है। हम लोग कई बार गलत सोच लेते हैं, नहीं हमने तो वोट दे दिया सारा काम सरकार का, ऐसे नहीं होता। लोकतंत्र में डिमांड सप्लाई ये होते रहना चाहिए। समाज डिमांड करता है, शासन सप्लाई करता है, समाज डिमांड करता है, शासन सप्लाई करता है। तो एकल परिवार इस मामले में मेरा ये मानना है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कानूनों के बदलाव में, समाज व्यवस्था के बदलाव में। न्यायिक व्यवस्था का हालत यह है कि अगर आप ध्यान से देखिए, अगर भारत में न्याय व्यवस्था अच्छी हो जाए, फास्ट हो जाए, तो सबसे पहले तो भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। 2%। मैं आपको कारण बताता हूं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर मतलब सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा, और दंड व्यवस्था कठोर हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुकदमा 1 साल में होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मुकदमा 1 साल में होगा, सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया मुकदमे का फैसला 1 साल में होगा, कन्वर्ट किया मुकदमे के 1 साल में सजा हो जाएगी, अपहरण किया मुकदमे 1 साल में सजा मिलेगी। अगर सभी अपराधों की सजा 1 साल में शुरू हो जाए, सभी प्रकार के मुकदमों का फैसला 1 साल में शुरू हो जाए, आप खुद कल्पना करिए कि भारत कितना आगे जाएगा। भारत में घूसखोरी इसलिए है क्योंकि घूसखोरों को सजा नहीं होती, और सजा होती है तो 20-30 साल 40 साल के बाद 2-4 साल की होती है। भारत में अपहरण इसलिए होता है, अपहरणकर्ताओं को सजा नहीं होती, और होती भी है 30-40 साल के बाद होती, 4-5 साल की होती। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण इसलिए होता है क्योंकि अवैध निर्माण करने वालों को सजा ही नहीं होती। मैं परसों गंगा सागर गया था, 4 घंटे में पहुंचा। 130 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। पूरे रास्ते मैंने यही ऑब्जर्व किया, यहां से गंगा सागर तक दोनों तरफ अवैध निर्माण हो रखा है। मैंने पूछा ये हाईवे है, सबवे है, स्टेटवे है? तो लोगों ने कहा ये तो हाईवे है। क्यों? क्योंकि सजा ही नहीं हुई। अवैध निर्माण करने वाले करते जा रहे। कानून में ऐसी कोई ताकत नहीं है। आप 10-20 अवैध निर्माण करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करके 20 साल के लिए जेल में डाल दीजिए, अवैध निर्माण रुक जाए। 10-20-50 घुसपैठियों को जेल में डाल दीजिए 20-50 साल के लिए, अवैध निर्माण रुक जाए। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छड़ी लेके चलते हैं, नहीं चलते हैं, कलकत्ता में चलते नहीं चलते, दिल्ली में तो चलते हैं। तो क्या हमेशा कुत्तों को मारते रहते हैं क्या? नहीं। किस लिए लेके चलते हैं? जोर से बोलिए, किस लिए? कुत्ते को डराने के लिए कि पास में मत आना, छड़ी है, अगर पास में आए तो मुंह तोड़ दूंगा। हमने परमाणु बम बना लिया, दुनिया के कई देशों ने बना लिया। परमाणु बम चलाया क्या? जोर से बोलिए, चलाया क्या? तो किस लिए बनाया? डराने के लिए। हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास परमाणु बम है, चला दूंगा। ब्रह्मोस बना लिया, अग्नि मिसाइल बना लिया, चलाया क्या? तो किस लिए बनाया? डराने के लिए। पंगा मत लेना, ब्रह्मोस मार दूंगा, चला दूंगा। ऐसे ही जो कठोर कानून होते हैं ना, और स्पीडी जस्टिस सिस्टम, वो रोज रोज सबको सजा देने के लिए नहीं होता, केवल और केवल डराने के लिए होता है, धमकाने के लिए होता है। ये आजीवन कारावास, फांसी देने वाला कानून रोज रोज नहीं दिया जाता।
सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी देने का कानून है, रोज थोड़ी फांसी देते हैं। हाँ, साल 2 साल में कोई एक आध ड्रग स्मगलर पकड़ा गया, फांसी दे दिया, बात खत्म, बाकी लोग आएंगे नहीं। आपके गांव में सबके यहां बाउंड्री नहीं होती, शहर में तो बाउंड्री होती है। गांव में सबके मकान के सामने खुला होता है। कुछ लोगों के घर के सामने 12-12 कुत्ते बैठते हैं और कुछ लोगों के घर के सामने एक भी कुत्ता नहीं बैठता। जानते हैं क्यों? जिसने एक बार 2-3 लाठी कस के दे दिया, वो कुत्ते आपस में कम्युनिकेट करके बता देते हैं उधर मत जाना, उधर लाठी बहुत तगड़ी पड़ती है। भैया, खौफ तो जानवर भी महसूस करते हैं और हम इंसान के अंदर खौफ पैदा नहीं कर पा रहे। भारत माता को डाइन कहा, 20 साल के अंदर जेल में डाल दूंगा। कोई भारत माता को डाइन बोलेगा क्या? भारत के अंदर अगर अवैध रूप से आए 50 साल के लिए जेल में डाल दूंगा, कोई घुसपैठ करेगा क्या? भारत के लोगों को झूठ बोल के, धोखा देके, लालच देके, फरेब करके धर्मांतरण कराया, 50 साल के लिए जेल में डाल दूंगा, प्रॉपर्टी भी जब्त कर लूंगा, आजीवन कारावास फांसी दूंगा। है किसी की हिम्मत धर्मांतरण कराने की? बहुत ताकत होती है कानून में, बहुत पावर होती है कानून में। परमाणु बम से भी तगड़ा काम करता है कानून। और दुनिया में उठा के देख लीजिए, 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, दुबई सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कानून कठोर बनाया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कानून कठोर बनाया। जिन देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जहां कानून कमजोर है, न्यायिक व्यवस्था स्लो है, वहां अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, कट्टरवाद है, पत्थरबाजी है, अवैध निर्माण है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, चंदन तस्करी है, पत्थरबाजी भी है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए एक कानून का छात्र होने के नाते मैं तो यही कहता हूं, सबसे पहले आवश्यक है कानूनों में बदलाव करना। कानूनों को भी बदलना पड़ेगा, थोड़े बहुत संविधान में कुछ धाराओं को संशोधन करना पड़ेगा। 1-2 मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एक कानून का एक शब्द कितना नुकसान करता है। आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। उस प्रोपोगेट को पकड़ के भारत के कम से कम 3 से 4 करोड़ लोगों को कन्वर्ट कर दिया पिछले 75 साल में, एक शब्द को। जब तक आर्टिकल 30 में बदलाव नहीं होगा, भारत में तुष्टीकरण खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक आर्टिकल 25 में बदलाव नहीं होगा, धर्मांतरण रुक ही नहीं सकता। टीचर का काम क्या है? संस्कार देना। भारत के स्कूलों में भारतीयों के प्रति नफरत सिखाई जा रही है। सिखाई जाती नहीं सिखाई जाती? कोई जैन कभी कहता है कि भगवान महावीर के अलावा दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं, कोई बोलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई बौद्ध कभी कहता है कि भगवान महावीर के अलावा दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं, बोलता है क्या? हनुमान के भक्त कभी बोलते हैं हनुमान जी के अलावा दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं है? राम के भक्त बोलते हैं क्या राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं? शैव कभी नहीं बोलते कि शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। वैष्णव कभी नहीं बोलते विष्णु जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। और भारत के लाखों स्कूलों में सिखाया जाता है न राम पूजा योग्य, न लक्ष्मण पूजा योग्य, न शंकर जी पूजा योग्य, न भगवान महावीर पूजा योग्य, न भगवान बुद्ध पूजा योग्य, न हनुमान जी की पूजा योग्य। ऐसे स्कूल चलने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। वो स्कूल बंद करने के लिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। बिना कानूनों में बदलाव किए, संविधान की धाराओं में बदलाव किए, जो भारत के समक्ष खतरे हैं उनका समाधान नहीं हो सकता। समय का अभाव है। माननीय रामदत्त जी बैठे हैं, चूंकि उनका उद्बोधन होना है, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। लेकिन कभी फिर कोई कार्यक्रम हो, मैं इतना कह सकता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर बीमारी का इलाज हो सकता है
अगर कोई बीमारी भारत में है, वो बीमारी चीन में नहीं है, इसका मतलब वो बीमारी लाइलाज नहीं है, बल्कि हमारी दवाई खराब है। अगर कोई समस्या भारत में है, वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब हमारी दवाई घटिया है। अगर कोई समस्या भारत में है, दुबई में नहीं है, इसका मतलब नहीं कि उनका डॉक्टर अच्छा है, हमारी दवाई घटिया। और एक बात याद रखिएगा, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? तो दवाई बदलने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 10 साल में 1500 दवाई बदली जा चुकी है, खत्म की जा चुकी है, 1500 कानून खत्म हो चुके हैं। पिछले 15 साल में 1500 कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी 225 कानून बाकी है। 1500 बदल गए हैं, लेकिन 225 उनको बदलने की डिमांड करिए। ऐसे ही मैंने पहले कहा था, कोई समस्या अगर विश्वव्यापी नहीं है, तो इसका मतलब अगर भारत में है तो हमारी दवाई ठीक नहीं है। माओवाद विश्वव्यापी समस्या है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर भारत में है, इसका मतलब हमारी दवाई ठीक नहीं है। सड़क के किनारे अवैध निर्माण पूरी दुनिया में होता है क्या? भारत में होता है, इसका मतलब सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने के खिलाफ हमारा कानून ठीक नहीं है। धर्मांतरण पूरी दुनिया में होता है क्या? भारत में हो रहा है, दवाई ठीक नहीं है। घुसपैठ पूरी दुनिया में होती है क्या? नहीं, भारत में हो रहा है, दवाई ठीक नहीं है। लोग जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आ जाते हैं, ऐसे अमेरिका जाते हैं क्या? चीन जाते हैं क्या? जापान जाते हैं क्या? सिंगापुर जाते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब भारत की दवाई ठीक। तो मैं जोर से मैं कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप बोलिए जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, राष्ट्र निर्माण में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। भारत में राम राज्य स्थापित करेंगे। आज हम सब लोग इसकी शपथ लेते हैं। जब तक भारत में राम राज्य स्थापित नहीं हो जाएगा, न बैठेंगे, न बैठने देंगे, चलते जाएंगे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, और भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।